बाजवा के पास थी, तो वो समझते हैं वो हर फन वाला हर चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हमें लेक्चर दिए जा रहे थे कि नहीं जी इनको एनआरओ दे दो और आप सिर्फ इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करो। मैं याद उनको करवाया कि चाइना ने 450 वजीरों को जेलों में डाला है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है इकोनॉमी, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 450 वजीरों को पिछले 7-8 साल में जेलों में डालो। इसलिए रूल ऑफ लॉ कनेक्टेड है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी जो सबसे बड़ी रिसोर्स है ओवरसीज पाकिस्तानी है। मेरा उनसे सबसे देर 30 साल तक राब्ता है। उन्होंने शौकत खाना में मदद की, नमल यूनिवर्सिटी में, पीटीआई को जिसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी मदद करते हैं, वो सबसे ज्यादा जज्बा रखते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं आती पाकिस्तान में, वो प्लॉट्स खरीद लेते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते इंडस्ट्री में और बिजनेसेस में, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं मिडिल टियर इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं। और अगर हमारे पास 1 करोड़ में से मैं कहता हूँ 5 लाख पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट करना शुरू करें, आप इमेजिन करें कि कितनी इनफ्लो आ गई डॉलर्स की हमारे मुल्क में। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट चाहिए, उसके लिए रूल ऑफ लॉ चाहिए, उसके लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए हमारे मुल्क के इंसाफ के निजाम पे। तो ये कनेक्टेड है खुशहाली से। आपने मेरे से बार बार सवाल पूछते हैं जी आपके पास क्या इसका हल है, ये जो आप दलदल में मुल्क फंसा दिया। तो हल ये है कि पाकिस्तान को ऐसे चलाना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं चलाया। हमें वो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, हमने कभी रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं किया। मार्शल लॉ आता है तो वो कानून तोड़ के आता है, और ये जो 2 खानदान है इनकी मजबूरियां इदारों को कमजोर करना, क्योंकि चोरी नहीं कर सकते। अगर आपके इदारे मजबूत हो, ये चोरी कैसे करेंगे? जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था, उसको पुलिस ने आके उसके अगेंस्ट करप्शन केस करके उसको चार्ज कर दिया, क्योंकि वो उनके इदारे मजबूत है। और ये नहीं कि ये जो यूरोप के और ये अमेरिका के लोग हमारे से ज्यादा ईमानदार है, वहां के इदारे ऐसे हैं कि कोई चोरी नहीं कर सकता। वो इदारों का खौफ है उनको कि अगर मेरिट लेके आए। इन्होंने आते साथ ही पहले एफआईए खत्म की, क्योंकि शहबाज शरीफ के केसेस थे अरबों रुपए के, उसको खत्म किया। उसके ऊपर आज में, और उसका अब सिर्फ काम है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। फिर उन्होंने नैब खत्म की, इसके टीटी के केस थे और इन सारे चोरों के केसेस थे। सारों ने अपने केसेस अमेंडमेंट नैब करके खत्म किए, और इन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो गया आज पाकिस्तान में। जो नैब अमेंडमेंट्स किए हैं, आप पकड़ ही नहीं सकते व्हाइट कॉलर क्रिमिनल। और पब्लिक ऑफिस होल्डर, मैं यहां से पैसा चोरी करके अपने खानदान के नाम पे रख दूं एज प्राइम मिनिस्टर, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं पूछ ही नहीं सकता कि जी आपके बच्चे किस तरह अरबोपति बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने अमेंडमेंट पास कर दी है। ऊपर से मैं यहां से पैसा चोरी करके बाहर भेजूं, और पता भी चल जाए कि मैंने बाहर एक, जिस तरह इसहाक डार के पूरे दुबई के अंदर वो टावर्स हैं 100 मिलियन डॉलर के, पता ही नहीं चल सकता। मैं अगर कहूं कि जी वो दुबई से इंफॉर्मेशन आ रही है 100 मिलियन डॉलर के टावर है, इन्होंने कहा जी बाहर से जो एविडेंस आएगी वो इनएडमिसिबल है। सो यानी कि आपने लाइसेंस दे दिया बड़े चोरों को। ये तो मैं फिर से कहता हूं, रूल ऑफ लॉ सेकंड स्टेप है, इलेक्शंस फर्स्ट, रूल ऑफ लॉ सेकंड स्टेप। तीसरा, ये जो शौकत ने बात की, रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। ये जो बड़े बड़े हमारे गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, इनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा पैसा इस वक्त खा रहे हैं। फिर हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है, इसको बिल्कुल इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी एक, जब तक हम अपना गवर्नेंस सिस्टम को मेरिटोक्रेसी ना लेके आए और सारों को डायरेक्ट करें कि नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त क्या है, और वो है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं, फैसिलिटेट करें, इन्वेस्टर्स को करें, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, जो हमने बड़ी कोशिश की थी। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वो बैकबोन है, उसके लिए इतनी मुश्किलात पैदा की हुई है कि वो बेचारे वो उठ ही नहीं सकते। उनके लिए हमने सारी ये जो गिलोटीन किया थे, हमें जो रेगुलेशंस खत्म किए थे, उनके लिए आसानियां क्या वो करते जा रहे थे। जब तक हम स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को नहीं उठाते, और वो बैकबोन है एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, और फिर सारी दुनिया के अंदर उधर से वेल्थ क्रिएशन जो करनी है वहां से, तो उसके लिए आसानियां पैदा करने के लिए ये वो स्टेप्स है। और फिर मैं पाकिस्तान का टूरिज्म पोटेंशियल है,
وہ ہم بدقسمتی سے وہ پھر کووڈ آ گیا تو ساری دنیا میں ٹورزم کولیپس کر گئی. ٹورزم پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے. اور میں نے یہاں آسٹریا سے وہ آیا ایکسپرٹ ہے ریزورٹس کا، آسٹریا میں سکینگ کے وہ ایکسپرٹس ہیں، اس نے مجھے کہا کہ پاکستان دنیا کا سکینگ کیپٹل بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پہاڑ بڑے اونچے ہیں تو وہاں برف بڑی دیر تک رہتی ہے. تو اس نے مجھے اور پورا پلان بنا رہے تھے کیسے سکینگ ریزورٹس. تو یہاں پاکستان میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر اتنا انٹیپ پوٹینشل ہے. سارا ہمارا جو سمندر ہے اس کے ساتھ ساتھ زبردست پوٹینشل بنا ہوا ہے. سو ٹورزم کے اوپر کیونکہ وہاں سے ڈالرز آئیں گے باہر سے، اور میں بات کر رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ سے. جو مڈل ایسٹ ہے وہ لوگ مسلمان ملکوں میں جانا چاہیں گے ٹورزم کے لیے. اس وقت وہ جاتے ہیں آذربائیجان، لیکن جو پاکستان ہے اس میں بہت مڈل ایسٹ کے لیے بڑی اٹریکٹو پہاڑ ایسے ہیں جو بڑا انٹرسٹ تو ہم کر سکتے ہیں. تو ٹورزم کے اوپر اسپیشل زون بنانے پڑیں گے، ٹورزم زونز، اور یہاں سے ہم بہت زیادہ ڈالر انکم اپنی بڑھا سکتے ہیں. لیکن پھر اور یہ جو ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں جس کے اندر ہم انڈسٹری کی ری لوکیشن کروا سکتے ہیں چائنا سے. سو یہ فیوچر کے میں آپ کو پلانز بنا رہا ہوں. لیکن اس سب سے آخر میں دو چیزیں، الیکشنز اور رول آف لا. یہ دو چیزوں کے بغیر جدھر آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے، اس کے بغیر پاکستان کو کوئی نہیں اس مشکل وقت سے نکال سکتا. یہ جو ان کی اب کوشش ہے، انکم ہماری گرتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ویلتھ کریشن ہو نہیں رہی، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، جو سارا پاور سیکٹر کے کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑ رہی ہے. پیسہ ہے نہیں بجلی استعمال کرنے کے لیے، پیسہ ہے نہیں کہ ہم باہر سے جو امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پاور اسٹیشن چلانا ہے وہ ہم چلا نہیں سکتے. تو ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیول کے لیے. سو پاکستان جدھر آج انہوں نے پھنسایا ہوا ہے اس کے لیے بڑے چینجز کرنے پڑیں گے. جس طرح ہم نے اپنی گورنمنٹ چلانی ہے، لیکن وہ